हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। ये वीडियो सीटेट 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गणित से संबंधित उन सवालों की जो सीटेट का जो संपूर्ण सिलेबस है उसको कवर करेंगे। पहला सवाल आप सभी के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मेजर ऑफ ईच एक्यूट एंगल इन एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। निम्नलिखित में से कौन सा एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के प्रत्येक न्यून कोण का माप दर्शाता है। तो देखिए साथियों, आपके सामने जो है ये जो त्रिभुज दे रखा है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसमें दो जो है भुजाएं बिल्कुल समान है। यहाँ पर जो जिसको मार्क किया गया है ये दोनों भुजाएं समान है, और ये जो कोण है, ये जो एंगल है, ये 90 डिग्री का है। तो इस त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी है कि इसकी दो भुजाएं हैं इक्वल, तो इसके जो दो कोण है इस इन पर भुजाओं पर बने हुए दोनों कोण भी इक्वल होंगे। तो इक्वल है तो हमने इन दोनों को x डिग्री मान लिया है साथियों, इसको भी x डिग्री मान लिया, इसको भी x डिग्री मान लिया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज होता है उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोणों को जोड़ेंगे हम, तो यहाँ पर जोड़ा हमने x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। x डिग्री 2x डिग्री हो गए इज प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। और ये 90 का जब हम पक्षांतरण करेंगे दूसरी साइड ले जाएंगे तो 90 इधर प्लस की है तो उधर जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो 2x डिग्री क्या आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 90, 180 माइनस 90, 2x कितना आ गया 90 डिग्री, और x कितना आ जाएगा 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 90/2 हो गया, मीन्स 45 आंसर आ जाएगा। वैसे भी आप कर सकते थे, ये दोनों बराबर है, दोनों का योग इसका 90 है तो दोनों का योग 90 डिग्री होगा, तो बराबर बराबर बांट देंगे 90 डिग्री को 45 और 45। बिल्कुल सरल क्वेश्चन था साथियों, आशा करते समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते क्या है। अंग्रेजी के निम्नलिखित में से किस बड़े अक्षर में क्षैतिज ओरिजोनटल और ऊर्ध्वाधर वर्टिकल दोनों सममित रेखाएं हैं। तो साथियों इस सवाल को करने से पहले आपको जो जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए सममित रेखाओं से संबंधित, कि सममित रेखाएं क्या होती है। सममित रेखाएं मीन्स इंग्लिश में होता है लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो क्या होती है देखते हैं। तो ये एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी चित्र को, किसी भी वस्तु को बराबर दो हिस्सों में बांट दे, वो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ये आपके सामने वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, और ये आपके सामने क्या होगी, एक दूसरी बिल्कुल इसको बराबर दो हिस्सों में बांटेगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर जो चार आपको इंग्लिश के लेटर्स दे रखे हैं, ए है, सी है, एच है और एफ है। इनमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। तो ए की बात करेंगे जब हम, ए में ये वर्टिकल तो हो जाएगी साथियों, लेकिन हॉरिजॉन्टल बराबर दो हिस्सों में नहीं बांटेगी। इसी तरीके से सी में हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, वर्टिकल नहीं होएगी। और एच एक ऐसा लेटर है जिसमें वर्टिकल भी हो जाएगी और हॉरिजॉन्टल भी हो जाएगी, मतलब इसमें दो लाइन ऑफ सिमेट्री है, एफ में एक भी नहीं है। तो साथियों हमारा जो राइट आंसर है वो एच है। इसकी व्याख्या भी देख लेंगे आप साथियों, अगर कहीं पर कुछ गलती है तो इसके माध्यम से आप इसको ठीक कर सकते हो। अक्षर एच को बीच के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार से मोड़ने पर दोनों भाग एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेते हैं, अतः इनमें दोनों सममित रेखाएं हैं। बिल्कुल साथियों, एच में दोनों सममित रेखाएं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म, एक ट्राइंगुलर प्रिज्म में क्रमशः कितने फलक फेसेज होते हैं, कितने किनारे होते हैं। किनारे मीन्स इंग्लिश में एजेज, और शीर्ष वर्टिसेज होते हैं। साथियों देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। ये रेक्टेंगुलर सॉरी ट्राइंगुलर प्रिज्म, ये जो चित्र दे रखा आप सभी के सामने ऐसा होता है, और इसमें जब फेस की बात की जाएगी तो फेसेस की बात की जाएगी तो फेस, बिल्कुल साथियों फेस ये जो बिल्कुल ये आपके सामने है जिसपे मैं एक्स लिख रहा हूँ, ये फेस है, ये फेस एक एक्स के बिल्कुल अपोजिट है, एक एक्स के बिल्कुल उस साइड है, मीन्स ये साइड की जब बात करेंगे हम, इस साइड एक फेस है, तो और एक बिल्कुल नीचे फेस है। तो कितने फेस हो जाएंगे इसके, 5 फेस हो जाएंगे, 1 इसके अपोजिट 2 3 और इसका अपोजिट 5 और नीचे 5 3 4 5, ठीक है। 5 की क्या हो गए इसके फलक हो गए, 5 क्या हो गए फेसेज हो गए, इसके 5 फेसेज हैं। और किनारे क्या होते हैं, किनारे वो होते हैं जो जहां पर दो फेस आकर मिल रहे हैं, ये किनारा है आपका, एज है, ठीक है।
तो एज कितने हो गए, 1 2 3, 3 इस साइड है 3 उस साइड होंगे, 3 3 6 7, एक वो 8 और एक ये 9, कितने किनारे हो गए, 9 किनारे हो गए इसके, 9 एजेस हो गए। और जो अंतिम कॉन्सेप्ट बचा है शीर्ष, शीर्ष क्या है, जहां पर 3 किनारे आकर मिल रहे हैं वो शीर्ष है, एक शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, 4 शीर्ष, 5 शीर्ष और ये 6 शीर्ष। तो 6 शीर्ष हो जाएंगे। तो क्या हुआ हमारा उत्तर, 5 फलक, 9 किनारे और 6 शीर्ष। बिल्कुल साथियों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा पूरा सवाल। ये बिल्कुल सिंपल है। इसी प्रकार से और भी जितने भी त्रिआयामी आकृतियां हैं जिसमें क्यूबॉइड है, क्यूब है, इनमें भी आपसे पूछ सकता है, तो उनका भी आप एक बार देख के क्लियर कर लोगे कितने किनारे, फलक और एजेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। यदि इसे काटकर 4 छोटे समान वर्गों में बांटा जाए तो प्रत्येक छोटे वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो साथियों, आप सभी के सामने ये जो एक वर्ग दे रखा है, इसका मान लो परिमाप 40 सेंटीमीटर है। तो वर्ग के परिमाप का जो फॉर्मूला है वो होता है वर्ग का परिमाप, ये इसका फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना। और वर्ग का परिमाप हमें इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, यहाँ पर लिख लो 40, 40 इक्वल टू 4 गुना भुजा। अब इस 4 का पक्षांतरण करेंगे, इधर गुना और इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 40 बटा में 4 इक्वल टू भुजा। तो भुजा कितनी आएगी हमारे पास, 40 को 4 से डिवाइड करेंगे 10 आएगी। तो इसकी जो भुजा है एक 10 सेंटीमीटर की आएगी। तो सभी भुजा चूंकि वर्ग में बराबर होती है, 10 10 10 10। ठीक है साथियों, ये तो 10 सेंटीमीटर की भुजा आ गई इसकी, ये भी यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसमें पूछा है कि इसको 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया हमने। तो 4 बराबर हिस्सों में बांटेंगे, जैसे ये लाइन यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो इसको बराबर हिस्सों में बांटा तो ये कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर की। कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर का होगा आपका, और ये भी कितनी सेंटीमीटर की होगी, 5 सेंटीमीटर की। आशा करते हैं बिल्कुल समझ में आया होगा। तो ये 5 सेंटीमीटर का एक वर्ग बन गया। तो इसका परिमाप पूछा है, तो परिमाप, वर्ग का परिमाप का सूत्र आपको बता दिया, 4 गुना भुजा। तो इसका 4 गुना भुजा करेंगे, 4 गुना भुजा वर्ग का परिमाप होता है। तो 4 को, इसकी भुजा कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर की। तो 4 गुना 5 सेंटीमीटर कितना होगा, 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये जो छोटा वर्ग बन रहा है इसका परिमाप कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो आप सभी के सामने एक आयत दे रखा है और एक वर्ग दे रखा है। तो 16 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत है। आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या है, बराबर है साथियों। ये सवाल दे रखा है और इसकी हमें जो इसकी जो नाप है वो दे रखी है, ये 16 सेंटीमीटर की है और ये 9 सेंटीमीटर की है। और क्या पूछा है, इस वर्ग का परिमाप पूछा है। तो देखते हैं क्या है। तो पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकालेगा क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी आयत, आयत हमारे पास, आयत का क्षेत्रफल देखेंगे, आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल। तो लंबाई कितनी है, 16 इंटू चौड़ाई कितनी है, 9। तो 16 9 जा 144 होते हैं, 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल आ गया, तो इसका दोनों को बराबर है, तो इसका भी कितना जाएगा, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब साथियों, आपको वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल, इसका साधारण सा सूत्र होता है भुजा गुना भुजा। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर। भुजा गुना भुजा, भुजा स्क्वायर होता है, और जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगी। तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, अंडर रूट 144। और 144 किसका अंडर रूट, किसका वर्ग होता है, ये 12 का होता है साथियों। या तो आप इसको, इसके गुणनखंड का अगर ये नहीं याद है
तो इसको गुणनखंड करके भी कर सकते हो, लेकिन आपको इतना तो याद होना चाहिए, लगभग 20-25 तक तो वर्ग याद होना करेंगे आप, सीटेट की तैयारी कर रहे हो। तो 144 जो है वो 12 का वर्ग होता है, तो भुजा कितनी आ गई अपने पास, 12 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ कि इसकी भुजा 12 सेंटीमीटर आ गई, ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी 12 सेंटीमीटर है, और ये भी 12 सेंटीमीटर है, और ये भी 12 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप पूछा है, चारों भुजाओं को जोड़ दो, या इसका परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा, जिसका उत्तर आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। इन चारों को जोड़ना है। वर्ग परिमाप का मतलब यही होता है कि कोई व्यक्ति जो है यहाँ से चल रहा है, और चलता 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 पूरे इसका चक्कर लगा के वापस उसके चलने वाले स्थान पर ही पहुंच गया, तो वो कितनी दूरी तय कर रहा है, तो इसकी चारों भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा। तो चारों भुजाओं को जोड़ दो यार, इसका सूत्र होता है 4 गुना भुजा, एक ही बात हो, 4 गुना भुजा वर्ग का परिमाप होता है साथियों। बिल्कुल साथियों, आशा करते समझ में आ रहे होंगे सवाल आपको। निम्नलिखित में से कौन सी 2D आकृति बिना किसी गैप या ओवरलैप के समतल सतह को पूरी तरीके से नहीं ढक सकती? तो साथियों इसका उत्तर जो है ये समपंचभुज है, क्योंकि इसके प्रत्येक कोण, जो आंतरिक कोण है उसका जो है वो 108 डिग्री होता है, और 108 डिग्री जो है वो 360 को पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पाता, इस कारण से ये टेस्लेट नहीं है। ठीक है, इसका यही मतलब है कि अगर इसको किसी से समपंचभुज देखते हैं कैसा होता है, ये ऐसा होता है समपंचभुज, और इसको अगर हम इसकी टाइल बना के लगाएंगे तो ये पूर्ण रूप से आपस में एक दूसरे को ऊपर सेट नहीं हो पाएंगे, बीच में जगह खाली रह जाएगी, या एक दूसरे के ऊपर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खुले घनाभकार डिब्बे की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इस खुले डिब्बे को बनाने के लिए कितने कीबोर्ड का पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए? तो साथियों ये जो डिब्बा दे रखा है आप सभी के सामने, ये क्या है, घनाभकार एक डिब्बा है, लेकिन क्या है कि ये यहाँ से खुला हुआ है, यहाँ से क्या है, खुला हुआ है। ऊपर वाला जो हिस्सा है उसका हमें उसका नाप नहीं लेना है, मतलब ऊपर से खुला हुआ है, और सारी जो है वो की कार्डबोर्ड से बनी हुई है, और ये जो जितनी भी सतह है ये आपस में कार्डबोर्ड से बनी हुई है। तो इनको बनाने के लिए कितने कार्डबोर्ड की आवश्यकता होगी, कितने सेंटीमीटर वर्ग कार्डबोर्ड की आवश्यकता होगी? तो इसकी नाप जो है, लंबाई जो है ये 10 सेंटीमीटर है साथियों, क्या है, 10 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ये कितनी है, 8 सेंटीमीटर, और ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो साथियों 10 और 5 के, एक तो ये है इस साइड का, और एक बिल्कुल अपोजिट साइड का हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल होता है, ये आयत बने हुए, एक तो इस पृष्ठ पे, और एक बिल्कुल इसके विपरीत पृष्ठ पे, दो आयत बन गए। तो पहला जो आयत है इसकी जो लंबाई चौड़ाई 10 गुणा 5 है, तो दो है इस प्रकार के आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। हमारे पास लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और ऐसे कितने हैं, दो है हमारे पास, दो से मल्टीप्लाई और कर लो इसको, तो ये कितना हो गया, 50 इंटू 2 100। दो फलक आई है हमारे पास, कुल 5 फलक है, तो पांचों फलकों को निकालना है। अब ये जो ये फलक एक ये है, इसकी जो लंबाई ये 5 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितनी, 8 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, और ये 8 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई चौड़ाई 8 गुना 5 हो गई, और दो है तो दो से मल्टीप्लाई और कर लोगे, तो 40 इंटू 2 80, चार हो गए, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, बिल्कुल एक नीचे का और बचा हुआ है, जिसकी लंबाई चौड़ाई है 10 गुना 8, तो वो हो जाएगा 80 सेंटीमीटर वर्ग का। तो अपने पास कितना आया, 100 सेंटीमीटर का आया, एक 80 सेंटीमीटर, एक 80 सेंटीमीटर, तो इन सबको जोड़ेंगे तो 260 सेंटीमीटर का वर्ग, ये हमारा आंसर आने वाला है साथियों। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियो लगातार आपकी फीड में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और एक ऐसे मित्र के साथ जरूर शेयर करें जो सीटेट की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 27,354 में अंक 7 के स्थानीय मान प्लेस वैल्यू और अंक 3 के अंकित मान का अंतर क्या है? तो साथियों चूंकि L1 लेवल 1 में आप पढ़ाने वाले हो,
कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को गणित। तो इसमें जो सवालों का स्तर है वो बहुत ही सिंपल है। कुछ सवाल ऐसे आएंगे जो आपको बिल्कुल सिंपल लगेंगे, जैसे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का जो सवाल है बिल्कुल सिंपल होता है। इसमें 27,354 में अंक 7 का स्थानीय मान और 3 का अंक। तो स्थानीय मान की अवधारणा यह है कि जिस स्थान पर अंक है उसके अनुसार उसकी उसका स्थानीय मान बदलता है। तो अंक 7 जो है आधार के स्थान पे है, तो इस साइड जितने अंक है उनका एक एक जीरो लगाते चलो। तो 7 का स्थानीय मान कितना हो गया? 7,000। और 3 का अंकित मान का मतलब वही संख्या होती है उसकी अंकित मान, जैसे 3 का अंकित मान 3 है, 5 का अंकित मान 5 है, 4 का अंकित मान 4 है। तो 3 का अंकित मान 3 है और इनका अंतर पूछा है, तो घटा दो इनको। 6997, 6997, ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। साथियों, 5 अंकों की सबसे छोटी जो संख्या होगी वो होगी, तो जब हम छोटी संख्या की बात करेंगे तो एक के आगे जीरो लगाने, एक के आगे जीरो लगाएंगे, एक के आगे 4 जीरो लग जाएंगे, तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। और जब सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे तो 99 आएंगे, क्योंकि यहाँ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो 4 9 आ गए इसमें। इनको योगफल ज्ञात करना है, तो इसका योगफल ज्ञात कर लेंगे हम। 19,999, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसमें हमने सीखा क्या है कि जब हम सबसे बड़ी संख्या की बात करेंगे तो उसमें जितने अंक की पूछे उतने 9 आ जाने, और जब सबसे छोटी संख्या की बात करेंगे तो एक के आगे जीरो लगाना है। तो आप इस तरीके से इनको याद कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 149 को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होता है? तो साथियों, इसको सीधा सा आप विभाजित करके देख लीजिए। 149 को जब 13 से हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या बचता है? 13 टू जा 26, और बच गए साथियों हमारे पास, और जीरो को उतार लेंगे, इस जीरो को उतारा हमने यहाँ पर। 13 3 जा 39, वन बच गया, इस वन को उतारेंगे यहाँ पर, नहीं जा रहा भाग, जीरो लगाना पड़ेगा हमें, फोर को उतारेंगे फिर 13 8 जा 104 होते हैं, तो यहाँ कितने बच गए? 10 बच गए, और इस 9 को उतारा, फिर 13 8 जा 104, और क्या बच गया हमारे पास? 5 बच गए। तो शेषफल बचेगा वो कितना बचेगा? 5 बचेगा साथियों। बिल्कुल सिंपल से सवाल है ये, आपकी जो डिवीजन एंड रिमाइंडर का जो सब टॉपिक है उससे लिया गया है कि आप जब भाग करोगे तो ये भाग की प्रक्रिया आपको समझ में आनी चाहिए। तो हमारा जो 5 उत्तर है ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर इसकी व्याख्या भी देख लेंगे आप साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अभाज्य संख्याओं प्राइम नंबर्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो गुणनखंड होते हैं सिर्फ, मतलब सिंपल सिंपल भाषा में बताएं तो वो उनको जब डिवाइड किया जाए तो सिर्फ दो संख्याओं से डिवाइड होता हो। एक तो वो एक से डिवाइड होगा, और एक जो संख्या होगी उसी से डिवाइड होगा, एक स्वयं से डिवाइड होगा। जैसे हम बात करें 5 की। 5 एक अभाज्य संख्या है, और इसमें जब इसको जब डिवाइड, ये एक से डिवाइड होगा और सिर्फ 5 से डिवाइड होगा। तो इनकी एक प्रॉपर्टी है कि ये तो एक से डिवाइड होते हैं या स्वयं से डिवाइड होते हैं। कौन सा कथन सत्य है? सबसे छोटी अभाज्य, एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। एक जो है वो ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, बिल्कुल होती है, लेकिन एक इसमें अपवाद है। दो जो नंबर है वो क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अब आप कहोगे सर ये तो हमने आज ही पढ़ा है कि दो अभाज्य। नहीं सर, ये जो है ना इसमें एक का भाग जाएगा और स्वयं इसका स्वयं का दो का जाएगा। तो जो इसकी जो परिभाषा है कि वे संख्याएं जो जिनके गुण सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्याएं होती है, उसको पूरा कर रही है। तो दो एक अभाज्य संख्या है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है, क्योंकि दो क्या है? एक सम संख्या है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। अभाज्य संख्याएं अपरिमित अनंत रूप से होती है। बिल्कुल साथियों, इनका इनकी कोई सीमा नहीं है। जैसे जैसे अंकों को बढ़ाते जाएंगे अभाज्य संख्याएं भी हमें मिलती जाएंगी। तो ये जो सत्य पूछा था, वो तीसरा कथन जो है सभी संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है, सभी अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक, बिल्कुल ठीक है ये।
अभाज्य संख्या के ठीक 3 गुणनखंड होते हैं, ये भी गलत है। अभाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं? सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, जो हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। इसके कथन सी सत्य है, क्योंकि अभाज्य संख्या अनंत है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, बिल्कुल हमने चर्चा कर ली। दो एक समअभाज्य संख्या है, बिल्कुल ये कथन सत्य होता अगर दो इसमें शामिल नहीं होती तो। अभाज्य संख्या केवल 2 गुणनखंड होते हैं, बिल्कुल। एक और समवह संख्या, तो इन सब की हम चर्चा कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी संख्या है? तो भिन्न कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। जैसे 3/4 है, इसको या तो दशमलव भिन्न में बदल लो। दशमलव भिन्न में बदलने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर इनके जो हर है उन सबको बराबर कर लो। तो जो मुझे जो तरीका सही लगता है वो हरों को बराबर कर सकते हो। 3/4, 4/5, 7/10 और 1/2। इन सब के जो हम हर बराबर करेंगे तो कितना हर हमें कितना करना पड़ेगा, उसके लिए जो हर है उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 है, 5 है, 10 है और 2 है। ये क्या है? इन सब के हर है। ये नीचे वाली संख्या है, इसको हर कहते हैं। तो ये हर है, तो इनके एलसीएम लेने के लिए हमें इनको आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। 2 का भाग जाएगा, दो 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 दूनी 4, 5 का 5 रहेगा, क्योंकि दो दो में जाएगा नहीं। 2×5 = 10 और 2×1 = 2। 2 का एक बार और जाएगा, एक संख्या है यहाँ पर। 2×1 = 2, 5 का 5 आ जाएगा और 1 का 1 आ जाएगा, 5 का जाएगा। और जब सब नीचे एक एक बच जाएंगे तो ये हो जाएगा पूरा। तो मतलब इसका एलसीएम क्या आया हमारे पास? एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। एलसीएम कितना आया हमारे पास? 2 2 जा 4, 5 जा 20। 20 एलसीएम आया है। तो मतलब इसका जो प्रत्येक जो हर है उसे हम 20 करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम ऊपर नीचे इसको किसी भी एक संख्या से गुणा कर सकते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज है भिन्न संख्याओं की, कि ऊपर नीचे अंश को हर से एक की संख्या से जब हम गुणा करते हैं तो इसके मान में परिवर्तन नहीं आता है। तो इसको हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगी? 15/20। 5 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ठीक है साथियों, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 4 जा 20 होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, तो ये कितना आ जाएगा? 16/20। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 14/20। इसको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा हमें? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 10/20। अब आप इन संख्याओं का आसानी से तुलना कर सकते हो। ये चार संख्याएं हमारे पास, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इनमें से कौन सी सबसे बड़ी है? अब जिसका अंश सबसे बड़ा है, ऊपर वाली अंश मतलब ऊपर वाली संख्या, जिनमें जिनका अंश सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ी संख्या होगी। इसका 15 है, इसका 16 है, इसका 14 है, इसका 10 है। क्योंकि 16 सबसे बड़ा है तो 16/20। उत्तर क्या आएगा? 4/5, क्योंकि इन ये दोनों एक ही संख्या है। तो 4/5 जो है वो हमारी सबसे बड़ी भिन्न संख्या होगी। 4/5 हमारा उत्तर है। इसी के साथ हमें चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले एक बार इसका देख लेते हैं। बिल्कुल 4/5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या 100 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या है? संख्या 100 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल क्या है? तो 100 के गुणनफल खंड हमें ज्ञात करने पड़ेंगे। गुणनखंड का मतलब होता है कि वो संख्याएं जो 100 को डिवाइड कर रही है। तो सबसे पहले तो 1 होती है, बिल्कुल साथियों। इसके बाद 2 भी डिवाइड करेगी, इसके बाद 3 नहीं करेगी, 4 करेगी, 5 5 भी करेगी साथियों। 5 का भाग 20 बार जाएगा, 4 का भाग 25 बार जाएगा, 2 का 50 बार, 1 का 100 बार। ठीक है। 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का जाएगा, 8 का नहीं जाएगा साथियों, 9 का नहीं जाएगा, 10 का जाएगा, 10 का 10 बार जाएगा। और कितना जाएगा? 20 का जाएगा। और कितने का जाएगा? 25 का जाएगा, 25 का जाएगा और 50 का जाएगा और 100 का जाएगा।
अब क्या करना पड़ेगा, इन सबको आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ पूछा है, योगफल पूछा है, तो आप इन सबको जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो हो सकता है हमने एक बीच में कोई छोड़ दिया हो गलती से, तो देख लेते हैं एक बार। 1 2 4 5 10 20 25 50 100, बिल्कुल साथियों ये हमारे, इन सबको जोड़ने से क्या आएगा उत्तर, 217। 217 आएगा, आप जोड़ सकते थे इनको, तो 217 जो आंसर है हमारा बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 217 के साथ हमें चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणनफल 140 गुणा 101 में क्या जोड़ा जाए ताकि 14,414 प्राप्त हो। तो इसका गुणनफल ज्ञात कर सकते हो आप। 140, ये सवाल इसलिए पूछे जाते हैं कि आप जो है ये जो संक्रिया है, बेसिक संक्रिया है, इनको कितनी जल्दी कर सकते हो। तो क्योंकि आप अगर आपने ठीक से सिलेबस को नहीं देखा है, प्रैक्टिस नहीं की है, तो इसको सामान्य रूप से गुणा करोगे 101 से। आपको 101 से ना गुणा करके 100 से गुणा कर लो 140 को। 140 को 100 से गुणा करेंगे तो इसके आगे 2 जीरो लग जाएंगे, एक और बच गया, तो 140 और जोड़ दो इसमें। तो 140 को जब 100 से गुणा करेंगे तो 14,140 आ जाएंगे साथियों। अब इसमें क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि संख्या 14,414 हो जाए। तो 14,414 इसमें घटा के देख लो। 14,414 कितनी ज्यादा है, 14,140 से घटाया हमने 4 आया, यहाँ 7 आ जाएगा या 2 आ जाएगा, 274। 274 जो हमारा उत्तर है 274, ये है। ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं, पुनः इसको दोहरा रहा हूं मैं, कि आपकी जो गुणन संक्रिया की अगर आप इसको पूरा गुणा करते तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, कि आपके समय को व्यर्थ करने के लिए इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। हो सकता है आपको गुणा ठीक से आता हो, लेकिन इसके जो शॉर्टकट्स हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे। कितनी स्पीड से आप इन गुणा को कर सकते हो, ये सीटेट आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3.5 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो साथियों आपने जो स्केल है वो देखा होगा, और एक जीरो से एक के बीच में 10 छोटे हिस्से होते हैं, इनको हम मिलीमीटर कहते हैं। मिलीमीटर कहते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। और चूंकि हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर का क्या बनता है, 1 मीटर बनता है, तो 100 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएंगे, 100 इंटू 10 मीन्स 1000। तो 1000 1 मीटर में है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, ये 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर। हमने पूछा है 3.5 से, तो 3.5 में कितने होंगे, 3.5 को गुणा करना पड़ेगा 1000 से, तो ये कितना आ जाएगा, 3500 आ जाएगा हमारा उत्तर। 3500 जो है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 3500 मिलीमीटर। आशा करते हैं साथियों बिल्कुल समझ में आया होगा जो ये ऑप्शन है आपको, ये जो तरीका है, ये जो चित्र दिया है आपको। अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार की वीडियो देखें आप लगातार, अगर आपको समझ में आ रहा है पूरा सवाल, तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और एक ऐसे मित्र के साथ जरूर शेयर करेंगे जो सीटेट की तैयारी कर रहा है। और इसी के साथ अगर आपको किसी क्वेश्चन में कहीं दिक्कत है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके पूछ सकते हो, और अपना स्कोर है वो भी निश्चित रूप से आप कमेंट करेंगे कितना स्कोर आपका रहा है इन सभी सवालों को करने के दौरान। 3500 इसका बिल्कुल सही आंसर है। चीनी के एक पैकेट का वजन 1 किलो 250 ग्राम है, ऐसे 8 पैकेटों का मूल्य कितना होगा। तो साथियों चूंकि गुणा करना है तो गुणा करने की आवश्यकता है नहीं आपको, आप सीधा कर लो। अगर 1 किलो है एक पैकेट का वजन, 8 किलो तो वो हो गया। अब मान 1 किलो 250 ग्राम ना मानकर 1 किलो मान लो आप, 8 पैकेट में कितना हुआ, 8 किलो हुआ। और 250 ग्राम की अलग से पैकेट है, मान लो 250 ग्राम के 8 पैकेट का कितना होगा, 2 किलो वजन होगा। तो ये टोटल वजन कितना हो जाएगा, 10 kg। 10 kg आपका वजन, ये जो पैकेट है चीनी के पैकेट, उनका वजन हो जाएगा निश्चित रूप से। साथियों सीटेट 2000 अगस्त 2023 का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल आते हैं क्वेश्चन सीटेट में। L1 का जो पेपर होता है, क्योंकि आपको पढ़ाना कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को ही है, तो उन्हीं के इस तरह के सवाल पूछ देता है सीटेट। 10 किलोग्राम इसका हमारा आंसर है। आशा करते हैं आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी मंगलवार को 6:15 नई दिल्ली से चलती है और बुधवार को 11:45 मुंबई पहुंचती है। यात्रा का कुल समय कितना है। तो मंगलवार को सुबह से
मंगलवार सुबह 6:15 से बुधवार सुबह 6:15 बजे तक कितना टाइम हुआ? ये हो गए 12 घंटे सर। कितने हो गए? 12 घंटे। इसके ज्यादा और कितना? 11:15, 6:15 से 11:45 तक। 6:15 से 6:15 टू 11:15, ये कितना समय हो गया? ये हो गए 5 घंटे। कितने घंटे हो गए? 5 घंटे। तो 12 घंटे, 5 घंटे और 11:15 से 11:45 तक, ये 30 मिनट हो गए। तो 17 घंटे 30 मिनट, ये हमारा आंसर होने वाला है साथियों। आशा करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा 17 घंटे 30 मिनट कैसे आया है। तो 12 घंटे तक आपने समझ लिया। 6:15 से 11:15 बजे तक 5 घंटे होते हैं और 11:15 से 11:45 तक 30 मिनट होती है। तो 17 घंटे 30 मिनट हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है। इसी प्रकार से इन सवालों को आप बिल्कुल तरीके से और जल्दी से कर पाएंगे। 17 घंटे 30 मिनट बिल्कुल साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाल्टी में 15 लीटर पानी आता है। इसमें से 250 मिलीलीटर क्षमता वाली छोटी बोतलें भरी जाती है। कुल कितनी बोतलें भरी जाएंगी? तो एक बोतल, क्वेश्चन क्या है, एक बाल्टी है। आपको पहले क्वेश्चन को समझना है साथियों पूरा। एक बाल्टी है और इसमें कितना लीटर पानी आ रहा है? 15 लीटर पानी आ रहा है। ठीक है साथियों। और इस पानी से हम क्या कर रहे हैं? छोटी बोतलें भर रहे हैं। और जो बोतल है उसमें उसमें पानी कितना आ रहा है? उसमें पानी आ रहा है 250 ml। ठीक है। ये अभी पूछा है कि ये बोतलें हैं कितने भरेंगे इसमें। तो आप इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दो इस क्वेश्चन को कि 250 ml से, अगर मान लो 1 लीटर ही पानी है आपके पास, एक 250 ml से 1 लीटर में कितनी बोतल भरेंगी? तो चूंकि ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि आपको जो द्रव्य वाली जो वस्तु होती है उनके मापन की इकाई की पूर्ण समझ है या नहीं। 1 लीटर पूछ रहा है कि 1 लीटर में 250 ml की 4 बोतल भरेंगे, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। 1 लीटर में 4 बोतल भर रही हैं। 1 लीटर बराबर 4 बोतल। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि 15 लीटर में कितनी भरेंगी। 1 लीटर में 4 बोतल भर रही है, 15 लीटर में 15 4 जा 60 बोतल भरेंगी साथियों। 60 बोतल भर जाएंगी 15 लीटर में। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल ठीक है, जो 60 बोतल्स की बात कर रहा है। बिल्कुल साथियों, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा ये सवाल। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हो कहाँ समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनू ने 3 किलोग्राम 500 ग्राम सेव और 2 किलोग्राम 750 ग्राम संतरे खरीदे हैं। मोनू ने 4 किलोग्राम 200 ग्राम आम और 1 किलोग्राम 800 ग्राम अंगूर खरीदे हैं। किसने अधिक फल खरीदे और कितने खरीदे? तो साथियों, दोनों को एक बार अलग अलग से जोड़ दो। ये सोनू साहब है जो क्या खरीद रहे हैं? 3 kg 500 ग्राम, पता नहीं क्या खरीद रहे हैं, इस पे ध्यान नहीं देना। और दूसरी चीज खरीदी उन्होंने 2 किलोग्राम 750 ग्राम। तो इसने जो कुल खरीदा है उसके लिए आप जोड़ सकते हो इसको। 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 5 जा 12, 1 कैरी और ये 6 आ गया। 6 kg 250 ग्राम सोनू ने खरीदा है। और मोनू के जो द्वारा जो चीजें खरीदी जा रही है वो कितनी है? मोनू ने खरीदा है 4 किलोग्राम 200 ग्राम और 1 किलोग्राम 800 ग्राम। तो 0 0 8 2 10 0 1 कैरी और यहाँ 6 आ गया। तो मोनू ने खरीदा है कुल 606 किलो और सोनू ने खरीदा है 6 किलो 250 ग्राम। तो किसने ज्यादा खरीदा है? पहले सोनू ने ज्यादा खरीदा है। ठीक है। और कितना ज्यादा खरीदा है? 250 ग्राम ज्यादा खरीदा है। तो सोनू ने 250 ग्राम अधिक खरीदा है। ये ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। निश्चित रूप से साथियों, बिल्कुल सिंप्लीफाई तरीके से आपको समझाया जा रहा है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक अच्छा सा कमेंट करेंगे आप, जिससे मुझे भी अच्छा लगे पढ़ाते समय। बिल्कुल साथियों,
दोपहर, अपराह्न मतलब होता है दोपहर, PM 2:10 से ठीक 4 घंटे 25 मिनट पहले क्या समय था? तो दोपहर को 2:10 हुए हैं, तो पहले तो 4 घंटे पहले कितना समय था ये ज्ञात कर लेंगे हम। तो 2 से 1, 1 से 12, 12 से 11, 11 से 10 आ रहा है समझ में साथियों? 1, 2, 3, 4 और ये 10। 2 से 1, 1 से 12, 12 से पीछे 11 होते हैं, 11 से पीछे 10 होते हैं और 10 से पीछे 9 होते हैं। ठीक है, तो हमने 5 घंटे पहले जो समय था वो 9:10 हो रहा था, बिल्कुल एग्जैक्ट 5 घंटे, 5, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि 5 नहीं पूछा है, 10 से 4 घंटे पूछा है, तो 4 घंटे मतलब 10:10 थे 4 घंटे पहले। क्या था? 10:10 पहले थे 4 घंटे पहले। और 25 मिनट और घटा लो इसमें, तो 10 मिनट घटाएंगे तो 10 बज जाएंगे और 15 मिनट और बच गई, तो मीन्स 9:45 जो आंसर हमारा ठीक रहेगा। दोपहर के 9:45 बजे, ये जो 4 घंटे 25 मिनट पहले का समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, एक घनाभकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 3 मीटर गहरी है, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? तो ये जो क्वेश्चन है ये आया है आपका वॉल्यूम एंड लीटर से संबंधित, कि आपको वॉल्यूम्स और लीटर की अवधारणा भी समझ में आनी चाहिए। ये सीटेट 2019 का जो सवाल है। तो वॉल्यूम का मतलब होता है किसी त्रिआयामी आकृति में कितनी क्षमता है, कितनी तरलीय पदार्थ उसमें आ सकता है, ये उसका वॉल्यूम है। तो ये जो आपके सामने घनाभकार पानी की टंकी है और इसकी इसकी जो नाप दे रखी है, पानी की टंकी क्या है, 6 मीटर लंबी है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 6 मीटर, 6 मीटर ये लंबी है और 4 मीटर चौड़ी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 4 मीटर। और ये जो गहराई है इसकी ये कितनी है 3 मीटर, कितनी है साथियों 3 मीटर। कितने लीटर पानी आ सकता है? 1 मीटर का क्यूब बराबर 1000 लीटर दे रखा है, तो हमें इसका आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन जो है, घनाभ का आयतन हो या किसी और आकृति का आयतन हो, उसका आयतन ज्ञात करने के लिए आपको जो नीचे वाली जो आकृति बन रही है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल गुना ऊंचाई ज्ञात करना है। तो नीचे चूंकि एक आयत बन रहा है और आयत की जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है और इसकी ऊंचाई है, तो ऊंचाई और आ गई साथ में, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसके आयतन का क्षेत्रफल है। तो लंबाई क्या है 6 मीटर गुणा चौड़ाई क्या है 4 मीटर और ऊंचाई क्या है 3 मीटर। तो ये 72 मीटर का क्यूब आ गया। 6 4 जा 24, 3 जा 72 मीटर का क्यूब। क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आ रहा है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर वाटर है। तो 72 मीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 72,000 लीटर। तो 72,000 लीटर, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, ये ऑप्शन 72,000 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, यदि मानचित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर 25 किलोमीटर है। मानचित्र का पैमाना क्या है कि मानचित्र में जो 1 सेंटीमीटर की दूरी है वो वास्तव में 25 किलोमीटर है। आगे समझे, पैमाने का मतलब ये होता है कि मानचित्र को जो हम वास्तविक जो मानचित्र बनता है वो पैमाने के आधार पर बनता है, जिसमें हम 1 सेंटीमीटर को एक निश्चित दूरी से नापते हैं। 1 सेंटीमीटर में जैसे 100 किलोमीटर ले लिए, 10 किलोमीटर ले लिए, इसमें 25 किलोमीटर ले रखा है। मतलब क्या है कि मानचित्र में दो शहर हैं और उनकी दूरी अगर 1 सेंटीमीटर है तो वास्तव में जो दूरी है उनकी 25 किलोमीटर होगी, ये इसका मतलब। क्योंकि यहाँ पर दो शहरों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है,
1 सेंटीमीटर बराबर कितना है अपने पास? 25 किलोमीटर। 12 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 25 गुना 12, तो 25 मल्टीप्लाई 12, ये 300 होंगे। 300 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। तो 300 किलोमीटर, ये जो ए ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आप इसकी व्याख्या भी देख सकते हो। राधा ने एक कॉपी पर 45 रुपए 50 पैसे, एक पेन पर 12 रुपए 25 पैसे और एक रबड़ पर 8 रुपए 75 पैसे खर्च किए। यदि उसने दुकानदार को 100 रुपए का नोट दिया तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? बिल्कुल साथियों, कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन है बच्चों के लिए, कि आप जो दैनिक जीवन में कार्य कर रहे हो वो किस प्रकार से आपकी जो समझ है वो विकसित करनी है। मनी एंड चेंज से संबंधित जो उस सब टॉपिक है उसका है, सीटेट 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो राधा ने कुल खर्च किया उसको देख लेते हैं पहले। 45 रुपए 50 पैसे, 12 रुपए 25 पैसे और 8 रुपए 75 पैसे, इन सबको हमें जोड़ना है साथियों। 5 5 10 कैरी 1, 6 8 और 7 5 का 15 का 5 1 कैरी, 6 2 8 8 16 का 6 1 कैरी, तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो 66 रुपए 50 पैसे उसने खर्च कर लिए। शेष कितने बचेंगे? कितने लेके गई थी वो? 100 रुपए लेके गई थी, और 66.5 उसने खर्च कर दिए। कितने बचे उसके पास? 0। 10 में से 5 गए 5, 9 में 6 गए 3, 9 में 6 गए 3, 33 रुपए 50 पैसे उसने बचाए हैं। इतने खर्च कर दिए 100 रुपए में से, 33 रुपए 50 पैसे उसके पास बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की परीक्षा में 20 में से 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 14, 18, 12, 16 और 20 है। छात्रों का औसत ज्ञात कीजिए। तो साथियों, आप औसत का जो सूत्र है साथियों वो है अंकों का योग बटा में अंकों की संख्या। और यहाँ पर जो अंक अंक कौन कौन से हमारे पास? 14 है, 18 है, 12 है, 16 है और 20 है। और कुल अंक कितने हैं? 5 अंक है। अंकों की संख्या कितनी है? 5। इन सबको जोड़ेंगे 14, 18, 12, 16, 20 को, तो 80 आएगा। और 80 को जो 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 हमारा आंसर आने वाला है साथियों। 16 बिल्कुल ठीक है आंसर। इसकी व्याख्या भी देख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। पैटर्न को देखिए, 1 3 6 10 15 21। इस पैटर्न को आप समझिए, 1 है, 3 है, 6 है, 10 है, 15 है और 21 है। तो पैटर्न यहाँ दो जुड़ रहे हैं, एक में दो जोड़ेंगे तो 3 आ जाएंगे, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएंगे, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएंगे, 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएंगे, 15 में 6 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएंगे। तो ये पैटर्न बना हुआ, 2 जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं, 4 जुड़े हैं, 5 जुड़े हैं, 6 जुड़े। अब 7 जुड़ेंगे यहाँ पर, तो 21 में 7 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? 28 हमारा आंसर रहने वाला है यहाँ पर। 28 बिल्कुल सही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। 1 किलोग्राम सेव का मूल्य 120 रुपए है, तो 3 किलोग्राम 750 ग्राम सेव का मूल्य कितना होगा? 1 kg इक्वल टू 120 kg, तो आप 3 kg कितना हो जाएगा? 3 kg इक्वल टू 120 इंटू 3, 360 आ जाएंगे 3 kg के। अब 750 ग्राम के निकालने हैं आपको, चाहो तो आप 100 ग्राम के निकाल के ऐसे कर सकते हो, या 120 रुपए किलो है तो 500 ग्राम मतलब आधा किलो। आधा किलो कितना आ जाएंगे? 60 रुपए के। तो 500 ग्राम या 250 ग्राम और बचे हैं। 250 ग्राम कितने आएंगे? 30 रुपए के। तो 90 रुपए ये हो गए। 90 रुपए और जोड़ देंगे इसमें, 0 9 6 15 450 रुपए के ये टोटल आ जाएंगे अपने पास। बिल्कुल इसको सिंपल तरीके से आपको करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैटर्न का अध्ययन कीजिए। 1 इंटू 1 प्लस 1 इजक्वल टू 2, 2 इंटू 2 प्लस 2 इजक्वल टू 6, 3 इंटू 3 प्लस 3 इजक्वल टू 12 और 4 इंटू 4 प्लस 4 इजक्वल टू 20। इसी नियम से 7 इंटू 7 प्लस 7 का मान क्या होगा? 7 इंटू 7 प्लस 7 क्या हो जाएगा? 7 इंटू, आप सीधा कर लीजिए इसको, 7 7 जा 49 प्लस 7 56 इसका आंसर आ जाएगा। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं है। 1 इंटू 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 इंटू 2 4 और 2 जोड़ दिए तो 6 हो गया, 3 इंटू 3 9 में 3 0 12 हो गया, 4 4 जा 16 प्लस 4 20 और इसी नियम से 7 इंटू 7 49 में 7 जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसंदीदा रंगों के सर्वेक्षण में लाल 10, नीला 15 और हरा 5, पीला 10 है। कुल छात्रों में से नीले रंग को चुनने वाले छात्रों का भिन्न क्या है? वो कुल छात्र निकाल लो पहले तो। कुल छात्र 10 यहाँ है, 15 यहाँ है, 5 यहाँ है। कुल छात्र कितने, टोटल कितने अपने पास? 10, 15, 5 और 10, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 40 छात्र हो जाएंगे। कुल छात्र कितने हैं? 40। और यहाँ पूछा है नीले रंग को चुनने वाले छात्रों का भिन्न, तो नीले रंग को कितने, 15 चुन रहे हैं, तो इसका भिन्न क्या हो जाएगा? 15 अपॉन 40, 15 अपॉन 40। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 5 3 जा और 5 8 जा, 3 अपॉन 8। ये ऑप्शन हमारा ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन की तरफ चलते हुए आगे बढ़ना हमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन रहेगा। आशा करते हैं साथियों पूरा सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियो आप लगातार देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। एक स्टेशन पर पार्किंग दर 2 घंटे तक 50 रुपये, 2 घंटे से 5 घंटे तक 100 रुपये और 5 घंटे से 8 घंटे तक 130 रुपये है। यदि राजीव 7 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक वाहन पार्क करता है तो उसे कितना शुल्क देना होगा? तो 7 से 12 5 घंटे हो गए, उसके बाद 2 घंटे और 30 मिनट हो गई, तो 7.5 घंटे उसने पार्क किया है, तो 7.5 घंटे का क्या रहेगा? 5 से 8 घंटे का 130 रुपये है, तो 130 रुपये इसका पार्किंग चार्ज हो जाएगा यहाँ पर। ये अंतिम क्वेश्चन था साथियों। इसी के साथ आप सभी से अलविदा लेते हैं। आप सभी का धन्यवाद।